देखो हम दोबारा फाइनेंशियल मैथ्स की तरफ ही चल रहे हैं। अगला हेडिंग लिखो बॉन्ड। बॉन्ड मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बॉन्ड के लिए। लिख लो, ऐसे बाद में बताऊंगा, चैप्टर के एंड में बताऊं। बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट वॉइंट मत दो, 007 हो बस। लिख लिया बॉन्ड, लिख लिया। ये जेम्स बॉन्ड का नंबर है ये, इसीलिए लिखा दिए। चलो क्या होता है बॉन्ड बताओ। मैं बताऊंगा क्या है ये, वैसे पता ही होगा आप लोग, मजाक कर रहा था। जेम्स बॉन्ड बोल के एक कैरेक्टर है। मतलब आजकल इतना मूवी भी नहीं आ रहा है इसका, एक टाइम पे मतलब है कि थ्रिलर में एकदम, मतलब समझो कि आपके पापा पापा के जमाने में एकदम फेमस आदमी था ये, ठीक है। उसका ये नंबर बहुत फेमस है, 007। खैर बॉन्ड क्या होता है, हम लोग वाला बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग था। क्या हो रहा है, हाँ। एनी आइडिया रिगार्डिंग बॉन्ड? सुना सोचा देखा समझा कभी भी कहीं पे से? हाँ। कौन फ्रेंडशिप डे वाला? तो कौन सा वाला? अच्छा एसआईपी में बॉन्ड? एसआईपी में बॉन्ड नहीं। ठीक है, कॉपी भी बंद कर लो, कहानी है बहुत बड़ा, बहुत सुनना पड़ेगा हम लोग को, लास्ट में जाके 3-4 क्वेश्चन आए। ठीक है। हाँ क्वेश्चन 3-4 ही, कहानी एकदम मतलब लंबा चौड़ा है पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड समझने से पहले आप ये कहानी समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास में 10,000 रुपए है, काफी अमीर है आप। कितना रुपया आपके पास में बताइए? 10,000। और आपका एक दोस्त है राहुल, जिसको एक वही बिजनेस स्टार्ट करना है। रुकना थोड़ा सा। हाँ, लेकिन राहुल के पास में क्या है कि पैसा वैसा नहीं, आइडिया है उसके पास में, उसको लग रहा है कि उसका आइडिया बहुत बढ़िया है, वो स्टार्ट करेगा और पक्का मतलब कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मान लो कि चाय का ठेला ही लगाना, 10,000 रुपए में और क्या ही बिजनेस हो पाएगा। लेकिन ठीक है, राहुल के दिमाग में आइडिया है कि चाय का ठेला वो लगाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा उसका, और उसको पैसा चाहिए, आपके पास में 10,000 रुपए। अब राहुल आपके पास में आए, बोले कि यार तुम्हारे पास में तो है, तुम दे दो हमको एक बार। तो राहुल कुछ इस टाइप का आपको कंडीशंस बताया कि कैन यू लेंड मी दिस फॉर दिस मच टाइम, ठीक है। आई विल पे यू इतना इंटरेस्ट एवरी ईयर। इतना इंटरेस्ट किसका? 10,000। एंड आफ्टर 5 years गेट कंप्लीटेड, ठीक है ना, मैं आपको पूरा का पूरा 10,000 जो है वो वापस कर, मतलब 10,000 रुपया जो है वो मैं 5 साल के लिए ब्लॉक रखूंगा आपका। उसके एवज में मैं हर साल आपको 10,000 का 8% एज ए इंटरेस्ट में देता रहूंगा अपफ्रंट। पूरा हो जाएगा तो पूरा का पूरा 10%। अब आप मान लो कि धर्मात्मा आदमी, ठीक है, राहुल अपना दोस्त है, चाय का ठेला लगाएगा, देना है पैसा तो दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन क्या है कि ऐसे ऑरली तो इन सब बातों पे एग्री नहीं कर सकते हम। इन सब सारे बातों का क्या हो जाएगा, कुछ कागज पत्तर बनेगा हम लोग। वो जो कागज पत्तर बनेगा, उसी कागज जिसपे ये सब कंडीशंस लिखा हुआ होगा, उस कागज को बोला जाता है बॉन्ड। एक तरीके से आप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें लेकिन कंडीशंस ऐसा हो कि एक बार कोई पैसा आप दे दिए कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, एंड फिर उसके बाद में उतने टाइम पीरियड तक आप प्रिंसिपल का टच भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ आपके साथ में, बस आपको उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता रहा उतने सालों के। एंड जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो प्रिंसिपल एज इट इज आपको रिटर्न। इस टाइप का ट्रांजेक्शन अगर होता है तो इस ट्रांजेक्शन को बेसिकली क्या बोला जाएगा बताओ? बॉन्ड। इस कहानी के बारे में 10 सेकंड सोचो ये, हाँ। ये सारा कंडीशंस क्लियर है आप? अब लेकिन क्या है कि बॉन्ड का ऐसा प्रॉब्लम है कि ऐसे मतलब कि तुच्छा कामों के लिए बॉन्ड यूज नहीं होती, मतलब आइडिया ओवरऑल यही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे मैग्नीफाई हो जाता है। अब इसी आइडिया को आप ऐसे सोचो कि कोई गवर्नमेंट, मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट ही है, और सपोज करो कि इंडियन गवर्नमेंट को 1 बिलियन रुपीज चाहिए। मतलब ऐसे 10,000 2,000 4,000 ये सब, और 1 बिलियन रुपीज भी नहीं हो सकता कि 1 बिलियन डॉलर चाहिए उसको। तो वो जो है वो इस टाइप का ट्रांजेक्शन करने का ट्राई करे। मान लो कि मैं इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं, अगर यूएस गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में आप लोगों से बात करें, तो सपोज करो कि यूएस गवर्नमेंट को ऐसे ही क्रेडिट चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्रेडिट क्यों चाहिए? सब सारा चीज, कॉमर्स के स्टूडेंट है आप लोग, पता ही होगा आप लोग को कि हर साल जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट एक प्लानिंग करता है, एक बजट बनाता है कि इस साल हम डिफेंस पे इतना खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे इतना खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट पे इतना खर्चा करेंगे, वगैरह वगैरह। और हर साल हमेशा यही होता है कि उनका जो लिस्ट बनता है उसमें जितना खर्चा नोट डाउन होता है, कंपेयर टू दैट जो इनकम उनको मिलता है बाई टैक्स एंड अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज, वो उससे बहुत कम होता है। उन लोग दोनों के बीच में एक गैप होता है कि इतना पैसा हमको ये साल चलने के लिए चाहिए,
और इतना पैसा हमको एज ए रेवेन्यू मिले, इस गैप को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं बताओ? फिस्कल डेफिसिट। लेकिन अब कोई प्रोजेक्ट अगर बहुत अर्जेंट, मान लो कि ठीक है, सपोज करो कि जैसे इंडिया में आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये सपोज करो कि दिल्ली का जब मेट्रो, आज तो क्या है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद ही पैसा कमाता है, खुद को फंड करता है। लेकिन शुरू शुरू में जब फर्स्ट टाइम दिल्ली मेट्रो बना था, तो दैट वाज फंडेड बाय जापान। आज भी जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हम लोग के वहां पे बनने वाला है, वो जो है वो जापान से ही फंडेड। इंडियन गवर्नमेंट के पास में इमीडिएटली वो पैसा नहीं है कि हम लोग उसको दे दें और फंड कर दें, लेकिन वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमको जापान जो है वो फंड कर। अब इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग अमाउंट में जो पैसा चाहिए होता है। और सबसे फेमस इस मतलब के माध्यम से क्रेडिट उठाने के लिए फेमस है यूएस गवर्नमेंट। अब यूएस गवर्नमेंट को सपोज करो कि इतना पैसा इमीडिएटली चाहिए, तो वो क्या करेगा कि इतने पैसा को वो छोटे छोटे डिनोमिनेशन में कुछ कागज के टुकड़ों में बांट देगा। मान लो कि एक कागज का टुकड़ा ऐसा बनाया, तो इसमें वो लिख दिया $1000। ठीक है, क्या लिख दिया बताओ? $1000। और टर्म्स एंड कंडीशन वो राहुल वाला ही होगी कि आज उसको कर्जा चाहिए, वो हमसे क्या है कि $1000 लेगा, हमको बदले में ये कागज देगा। और प्रॉमिस वो क्या करेगा हमको कि आप ये कागज ले जाइए हमसे, 5 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक, जितना भी उसका इच्छा करेगा, बोले कि इतने साल तक हम आपको 5% से जो इस कागज पे इंटरेस्ट देते रहेंगे। इस कागज पे मतलब $1000 पे इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है। और जब 5 साल पूरा हो जाए, तब ये कागज हमको वापस कर देना। तो वापस करने के बाद में जो हम आपको, जो इस पे $1000 लिखा हुआ है, ये वाला पैसा भी हमको रिटर्न। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताओ? आया आइडिया समझ में आया? आइडिया राहुल वाला ही है। इट इज जस्ट दैट कि जो ट्रांजेक्शन है वो 10,000, 2,000, 4,000 रुपए का नहीं होता, इट इज इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस। चलेगा? यूएस गवर्नमेंट का आज के दिन का टोटल कर्जा कितना होगा इस वाले फॉर्मेट में, गेस करो। अभी करेंट अप्रोक्सीमेटली 38 ट्रिलियन क्रॉस है ये वाला। जीडीपी का अगर मैं बात करूं तो इंडिया खुश हो रहा है कि हम लोग 4 को छू लिए हैं ट्रिलियन। चाइना प्रोबेबली कुछ 16 या 18 ट्रिलियन के आसपास में चल रहा है। और यूएस का जो इकोनॉमी है वो 27 ट्रिलियन के आसपास, मतलब 27 ट्रिलियन है वो पूरे एक साल में कमाता है अपने जीडीपी के थ्रू। ठीक है ना? और 38 का उसका कर्जा है इस वाले माध्यम से। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और इस वाले माध्यम से सबसे ज्यादा कर्जा जो उसका होल्ड करके रखा है, दैट इज इंडिया के पास। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मोस्टली चाइना। और ये बेसिकली ज्यादातर जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज हो, आम आदमी के बीच में बहुत कम ही आता है। आजकल तो फिर भी एक्सेसिबल है कुछ रूट्स के थ्रू, लेकिन पहले क्या कि ये आम आदमी के हाथ में नहीं आता। यहां तक क्लियर है पक्का? अब थोड़ा सा टर्म वर्म जान लेते हैं कि किसको क्या बोला जाए। जैसे सबसे पहले देखो मेन पार्टीज इन अ बॉन्ड। सबसे पहले आएगा इशूअर या फिर बोरोवर। जो बॉन्ड इशू कर रहा है वही कर्जा ले रहा है। ठीक है ना? माने कि हमारे इस एग्जाम्पल में कौन कर्जा ले रहा था बताओ? राहुल कर्जा ले रहा। तो बॉन्ड इशूअर कौन हुआ बताओ? राहुल। दूसरा आदमी आता है इन्वेस्टर या फिर बॉन्ड होल्डर। इस वाले केस में इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर कौन था? बोलो जोर से बोलो। हम लोग। इस वाले केस में बॉन्ड होल्डर कौन था? चाइना, इंडिया? नहीं 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 नहीं, चाइना, इंडिया वगैरह वगैरह। बॉन्ड इशूअर कौन था? यूएस गवर्नमेंट। बॉन्ड इशूअर कौन था? यूएस गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? आगे देखते जाओ। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। फिर से यहां तक ओके, ये दोनों टर्म क्लियर हो गया आप लोग को। इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक हो गया आपके ये फेस वैल्यू या पार वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि इस कागज पे लिखा हुआ रहेगा ना $1000। ठीक है ना? तो इस वैल्यू को जो इस कागज पे लिख के रखा हुआ है, इसको बोला जाएगा फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू का आइडिया आप लोग स्टॉक्स एंड डिबेंचर इस समय भी पढ़े होंगे। ठीक है ना? और फेस वैल्यू का मेन महत्व क्या है? मेन महत्व है, जैसे मैं कंपनी या स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूं, तो एक स्टॉक अगर मान लो कि ऑन वो 10-10 रुपए का स्टॉक है भाई, उसका कोई भी प्राइस में चल रहा है, वो एक अलग बात। इन कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि हम 5% का डिविडेंड शेयर करेगा शेयर होल्डर्स लोग के साथ में, तो वो 5% क्या चीज का? फेस वैल्यू। 5% क्या चीज का? फेस वैल्यू का। उसी तरीके से यूएस गवर्नमेंट यदि बोलता है कि $1000 का एक कागज हमसे ले जाइए, 5% करके जो है वो हम आपको इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो जो 5% करके पे करेगा ना, भले ही मार्केट में ये वाला बॉन्ड कितने का भी बिक रहा हो, उस चीज पे भी हम आएंगे कि $1000 का बॉन्ड का वैल्यू $900 भी हो सकता है, या मान लो कि $1000 के बॉन्ड का वैल्यू $1200 भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबल। ठीक है ना? लेकिन यूएस गवर्नमेंट जब मान लो कि इस पे इंटरेस्ट रिलीज करेगा, तो वो कितने परसेंट पे करेगा, मतलब कितने अमाउंट पे करेगा? 1000 पे, जो इस पे लिखा हुआ। तो जो ये लिखा हुआ वैल्यू, उसको क्या बोला जाएगा बताओ? फेस वैल्यू। जिस रेट से ये आपको इंटरेस्ट इशू करेगा, इसको बोला जाता है कूपन रेट। क्या बोलते हैं बताओ? जोर से बोलो।
जो ये पैसा इस पे लिखा हुआ वो क्या हो गया आपका फेस वैल्यू। जिस रेट से आपको इसका इशूअर इंटरेस्ट पे करेगा वो क्या हो गया आपका कूपन रेट। और मान लो कि जैसे 5% का कूपन रेट है आपका, तो 5% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा बताओ। 5% ऑफ 1000 $50। तो ये $50 जो है ये हो गया आपका कूपन पेमेंट। क्या हो गया बताओ। बॉन्ड इशू होते समय कागज के टुकड़े पे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड, प्लीज जोर से बोलो। इसमें बहुत वेरिएबल्स है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनना है अपने को, है ना। सबसे पहला क्या बोला बताओ, फेस वैल्यू। क्या मतलब है उसका, बॉन्ड के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसपे उसको इशुअर ने रिलीज करा था। फिर उसके अंदर उसी पे लिखा रहेगा कितने परसेंट से इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ रहेगा इसको क्या बोलना बताओ, कूपन रेट। फिर इस रेट से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इस पे बनना चाहिए जो आपको ईयर ऑन ईयर मिलता जाएगा। उस वाले इंटरेस्ट को क्या बोलना है आपको, कूपन पेमेंट। क्या बोलना है बताओ, शुड आई रिपीट की हो जाएगा। फिर से पूछ रहा क्या बोलेंगे बताओ। क्लियर है मेरे ख्याल में। यहाँ आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। इशुअर समझ में आ गया, बॉन्ड होल्डर समझ में आ गया, फेस वैल्यू समझ में आ गया, कूपन रेट कूपन पेमेंट एक बार पढ़ के देख लो। The annual interest on the face value is called coupon rate and the actual interest received is called coupon payment. Formula for coupon payment will be equals to face value of the bond into coupon rate. एक एग्जांपल ले सकते हो कि फेस वैल्यू अगर 1000 है तो कूपन रेट 8% मानने पे कूपन पेमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 सॉरी 80। चलेगा ये चीज। यहाँ पर 80 क्या हो गया बताओ, कूपन पेमेंट जो आपको ईयर ऑन ईयर मिलना चाहिए। और ये क्या हो गया आपकी कूपन रेट की इस रेट से हमको मिले। यहां तक सारा बात समझ में आया। एक बार मेरे को फटाफट बता दो, बॉन्ड इश्यूअर का मतलब जो कर्जा मांगने आएगा बॉन्ड हमको बदले में दे। फिर बॉन्ड होल्डर का मतलब जो कर्जा देगा और कागज लेगा अपने हाथ। फिर फेस वैल्यू का मतलब बॉन्ड के ऊपर में लिखा हुआ जो पैसा है, भले वो बिका कितने में भी हो वो अलग बात है, बाकी बॉन्ड पे जो लिखा पैसा है वो क्या हो गया आपका फेस वैल्यू। कूपन रेट कूपन पेमेंट के कि उस कागज के ऊपर में जिस रेट से इंटरेस्ट पेमेंट का वादा किया हुआ है वो हो गया आपका कूपन रेट। और जितना पैसा आएगा ईयर ऑन ईयर वो क्या हो गया आपका कूपन पेमेंट। ओके मेरे ख्याल में यहाँ पे। इसके बाद में एक चीज आता है बॉन्ड टर्म या टेन्योर जो भी बोलो आप। बॉन्ड टर्म का मतलब हो गया जैसे यूएस गवर्नमेंट बोला कि 5 साल तक आपको हम इंटरेस्ट देंगे और 5 साल के बाद में हम आपको पैसा वापस देंगे। तो ये जो 5 साल का पीरियड है उसको क्या बोला जाएगा बताओ, बॉन्ड टेन्योर। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो टोटल लाइफ ऑफ द बॉन्ड इशू हुआ 2026 में, मेजोरिटी है 2036 में, तो कितने साल के लिए बॉन्ड चला बताओ, 10 साल के लिए। अच्छा होगा क्या इसमें बताओ कि हर साल आपको क्या मिलता रहेगा बताओ, कूपन पेमेंट। और 10 साल के बाद में क्या होगा आपका प्रिंसिपल रिटर्न आ जाएगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना रिटर्न आएगा, जितना उस कागज पे लिखा हुआ हो। ठीक है, फेस वैल्यू के बराबर का आपका प्रिंसिपल रिटर्न आ जाए। ओके यहाँ तक। अच्छा इसके बाद में आता है कि बॉन्ड प्राइस। ओके अच्छा, इसको बताने के पहले मैं आपसे ये डिस्कशन कर लेता हूँ, हालांकि आगे के स्लाइड में बॉन्ड आपके हिसाब से जितना लिखा हुआ प्राइस है उसी पे बिकना चाहिए कि फ्लक्चुएशन हो सकता, क्यों हो सकता, वैल्यू तो जितना उस पे लिखा हुआ वो उतना ही रहेगा, कम क्यों देगा, ये ज्यादा क्यों दे देगा। डिमांड का क्या बात हो गया, हम लोग तो खरीद ही नहीं सकते, तो फिर डिमांड सप्लाई क्या लॉजिक। हम्म देखो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा उसको, कर सकते हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारा विभिन्न विभिन्न फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस इफेक्ट होता है, लेकिन एकदम एक सिंपल वाला लॉजिक जो इससे आप एकदम रिलेट कर सकोगे, मैं वो वाला बात बोलता हूँ। ठीक है, आज सपोज करो कि मैंने एक बॉन्ड रिलीज किया, आप टेन्योर देख रहे हो 10-10 साल का टेन्योर होता है। अच्छा ऐसा नहीं ना कि इस साल मैंने कर्जा ले लिया तो अगले साल हमको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले साल भी कर्जा हम ही को अगले साल भी कर्जा ले। इस साल एक बॉन्ड रिलीज करा मैंने जिसमें मान लो कि मैंने प्रॉमिस करा कि 5% करके आई विल पे द इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर बॉन्ड रिलीज करा, मैं ही बोल रहा हूँ कि 6% करके दूं। अब जिसके हाथ में ये 5% वाला कागज होगा, अगर नया वाला बॉन्ड सबके ऊपर फॉर सम रीजन, मान लो कि यूएस में बहुत इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ गया, वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने के लिए, और वो अगर 6% करके अगले साल एक नया बॉन्ड रिलीज करता है, तो जो ये 5% वाला बॉन्ड है इसका वैल्यू मार्केट में फर्दर और ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे। आदमी नहीं लेना चाहेगा आदमी उस बॉन्ड को दोबारा नहीं लेना चाहेगा। ये बात आपको समझ में आया। आज मान लो कि क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, मान लो कि 1 जनवरी 2026 को आई रिलीज अ बॉन्ड जिसमें आई प्रॉमिस कि मैं 5% करके आपको इंटरेस्ट दूं। ओके 2027 में समथिंग हैपेंस, मैं बोलता हूं कि चलो मैं ही 6% करके दूं।
अच्छा सपोज करो कि यूएस नहीं देता 6%, मान लो कि यूएस बोलता है कि नहीं हम पिछले साल भी 5% दिया, इस साल भी 5% ही दे। अब यूएस ही तो एकमात्र कंट्री नहीं है दुनिया में, मान लो कि जापान को पैसा चाहिए या रशिया को पैसा चाहिए या इंडिया को ही पैसा चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट भी तो बॉन्ड बना के मार्केट में रिलीज कर सकता है और सारा चीज जाके अल्टीमेटली ट्रेड तो एक ही जगह पे होगा। आया बात समझ? अब इंडियन गवर्नमेंट मान लो कि बोल दे कि नहीं यार ठीक है यूएस 5% दे रहा है, हमको लेकिन कर्जा का ज्यादा जरूरत है, चलो हम 6% दे ले लेते हैं रिस्क होती। तो उस केस में क्या होगा, विल पीपल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग स्टिल द यूएस बॉन्ड, कि इंडियन बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट होगा इंडियन बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो उस केस में ठीक है, इशूअर ने अपने ₹1000 के डॉलर मतलब $1000 में उसको इशू कर दिए, ठीक है, वो उसका फेस वैल्यू है, लेकिन करेंट मार्केट सिनेरियो के अंदर में उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, राइज की फॉल, फॉल, क्योंकि अब नया बॉन्ड अवेलेबल है 6% करके, कोई उसको क्यों खरीदेगा। आ रहा है बात समझ? और जब कोई उसको खरीदना नहीं चाहेगा तो जब मार्केट में वो ट्रेड करेगा। अच्छा ये सारा मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी ट्रेड का। जब फर्स्ट टाइम इशूअर जब लॉन्च करेगा, जो भी उसको फर्स्ट मान लो कि समझ लो कि सब्सक्राइब करेगा उसको तो 1000 में मिल रखा है, ठीक है, लेकिन वो जब सेकेंड टाइम इसको ट्रेड करेगा वो किसी और को बेचना चाहता है इस चीज, वो मानो कि 10 साल होल्ड नहीं करना चाहता उस चीज, साल भर के बाद में ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन दैट बॉन्ड, ही वांट्स टू सेल इट ऑफ, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रेड जब होगा तो उस टाइम पर अगर मान लो कि मार्केट में और हायर इंटरेस्ट देने वाला बॉन्ड्स अवेलेबल है तो इसको कोई लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, और नहीं लेना चाहेगा तो डिमांड में फॉल की डिमांड में राइज, फॉल फॉल तो प्राइस डाउन की प्राइस अप, प्राइस डाउन, क्लियर। लेकिन सपोज करो कि किसी के पास में 5% इंटरेस्ट देने वाला बॉन्ड है और पूरे दुनिया में मान लो कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो, अब किसी को मान लो कि कर्जा चाहिए नहीं, कर्जा मिल ही नहीं रहा, ये वो अगड़म बगड़म, और जो भी कंट्री रिलीज कर रहा है मान लो कि बॉन्ड वॉन्ड, वो बोल रहा है कि नहीं हम तो 2% दे पाएगा, 3% दे पाएगा, तो उस केस में तो ये तो बेटर एसेट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उस केस में क्या होगा, पीपल विल बी रेडी टू पे हायर अमाउंट फॉर दैट सेम बॉन्ड ऑफ $1000 फीस वैल्यू। देखो ये चीज आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। एक बार यूएस गवर्नमेंट ने 5% बोल के रिलीज कर दिया उसको, अगले साल सपोज करो कि मार्केट सिनेरियो बहुत अच्छा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इस वाले बॉन्ड का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। और अगर सपोज करो कि मार्केट सिनेरियो खराब है, कहीं पर भी और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो ये वाले बॉन्ड का क्या होगा बताओ, डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। आया बात समझ, क्लियर है। और अगर सपोज करो कि ये भी 5% बाकी लोग भी 5%, तो फिर रिलेशनशिप पे बात आ गई कि किसका रिलेशन किसके साथ कैसा है, किसी का यूएस के साथ में अच्छा और हर जगह 5% मिल रहा है तो लोग फिर यूएस वाला खरीदेंगे। आया लॉजिक समझ। तो इसी चीज में क्या होता है, एक तो पहले ये समझो कि आज बॉन्ड रिलीज हो गया, लेकिन कल या अगले साल या उसके अगले साल जो बॉन्ड्स रिलीज होगा दैट विल इंपैक्ट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड। अगर वो लोग बेटर पे दे रहा है तो इसका प्राइस सेकेंडरी मार्केट में नीचे जाएगा, और अगर वो लोग मान लो कि बेटर पे नहीं दे रहा है तो इसका प्राइस फर्दर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्लियर है। और अगर वो लोग भी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है देन इट इज चॉइस कि ये लेना है कि वो लेना, यहां तक सारा चीज ओके है। अब किसी भी सिचुएशन में बॉन्ड अगर सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड इज गेटिंग सोल्ड एट पार या फिर इक्वल टू फेस, ओके। अगर सपोज करो कि अबव फेस वैल्यू चला गया तो हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड इज सेलिंग मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी कि प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू अगर हुआ तो उसको तो क्या बोलना है बताओ, एट पार या फिर इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर मान लो कि हायर प्राइस में बिक्री हो रहा है तो क्या बोलना है उसको बताओ, प्रीमियम बॉन्ड। और ये कब होगा, जब इसके बाद आने वाला बॉन्ड लोग हमको बैड बैड बुरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये डिस्काउंट पे भी बिक्री हो, मतलब जो इसका फेस वैल्यू था उससे भी कम प्राइस पे ये बिक्री हो रहा हो। आया बात समझ। ये कब होगा, जब इसके बाद वाला लोग हमको ज्यादा बेटर इंटरेस्ट देगा। ओके है यहाँ, क्लियर है मेरे ख्याल में। तो अगर सेम प्राइस पे मतलब जो फेस वैल्यू है उसी प्राइस में अगर मार्केट में बिक्री हो रहा है तो क्या बोलना है उसको, एट पार। अगर सपोज करो कि हायर प्राइस पे बिक्री हो रहा है तो क्या बोलना है उसको, प्रीमियम। और प्रीमियम के सिचुएशन में मार्केट प्राइस विल बी मोर देन फेस वैल्यू। और अगर मान लो कि कम प्राइस में बिक्री हो रहा है तो क्या बोलना है उसको, डिस्काउंट। और डिस्काउंट के टाइम पर किसका वैल्यू ज्यादा होगा, मार्केट प्राइस की फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस विल बी लोअर देन फेस वैल्यू या फेस वैल्यू विल बी हायर देन मार्केट प्राइस। ओके यहां तक रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से। अच्छा ये मैंने समझा दिया आपको। ओके सिंपल है कि मार्केट में ऑफर्ड जो इंटरेस्ट रेट्स है अगर वो ऊपर गया तो बॉन्ड का वैल्यू ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, नीचे। और मार्केट का जो अदर इंटरेस्ट रेट है अदर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में वो अगर नीचे गया फॉर सम रीजन तो बॉन्ड का वैल्यू कहां चला जाएगा, वो चलेगा यहाँ पे। ओके इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इसके बाद में यहां तक जितना पढ़ाया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया हमको डिस्कस करना है, बट यहां तक जितना पढ़ाया उसमें ये दो फॉर्मूला आप देखो आपको समझ में आता है कि
कूपन पेमेंट क्या हो गया? जो ईयर ऑन ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या हुआ आपके लिए बताओ? फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट। फिर से रिपीट करो, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट। शुड आई रिपीट की हो जाएगा? हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट अगर आपको जानना है कि कितना मिला, तो एक साल किसी साल का भी आप कूपन पेमेंट निकाल लो और कितने साल तक वो इंटरेस्ट आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, आपको टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यहां तक ओके? अच्छा, इसके बाद में हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बॉन्ड पे, जिसका नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन बाय प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। क्या बोल रहे हैं बताओ? बॉन्ड वैल्यूएशन बाय प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। अब पहले तो इसका जरूरत क्यों पड़ा? बॉन्ड वैल्यूएशन बाय प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच का जरूरत क्यों पड़ा, पहले उस पर बात करें। अब सपोज करो कि वापस से मैं यूएस का भक्त हूं और मान लो कि आज बॉन्ड वॉन्ड खरीद ली। कल हमको दिखा कि यार वो इंडिया के साथ में बदमाशी किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, मेरा माथा गर्म हो गया। तो मैं बोला नहीं, अब तो हमको यूएस का बॉन्ड होल्ड करना ही नहीं है। और मान लो कि तब तक 2 दिन 3 दिन निकल गया, सब्सक्राइब मैंने डे 1 पे जाके कर लिया, एक बॉन्ड में खरीद के लिया है, अब लेकिन हमको यूएस एकदम पसंद। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉन्ड को मैं रिलीज करूँ और सपोज करके मैं आप ही को बेचना चाहता, कि आप ले लो हमसे। मैं क्या चाहूंगा बताओ? मेरा 1000 लगा है, आप मेरे को 1000 का 1000 दे दो, टाटा बाय बाय। आप क्या चाहोगे? 1000 तो नहीं देंगे, कम देंगे। अभी फेयर प्राइस जिसमें आपका भी लॉस नहीं हो, मेरा भी लॉस नहीं हो, उसके कैलकुलेशन का क्या तरीका हो? प्रेजेंट वैल्यू आएंगे, प्रेजेंट मतलब ठीक है, और डिटेल में बात करना, पहले सोचो इस चीज को दिमाग में थोड़ा सा आप घुमाओ। मैं क्या बात क्या कर रहा हूं? मैं आज जाके एक बॉन्ड खरीद के मैं ले आया, कल मेरे को यूएस से प्रॉब्लम होने लग गया, आई डोंट वांट टू कीप दैट बॉन्ड एनी मोर। मैं चाहता हूं कि कल के कल मैं उसको बेच दूं। अब मैं बेचना चाह रहा हूं, मेरा तो 1000 रुपए लग गया या $1000 लग गया। मैं अब मैं बेचना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे को 1000 ही मिल जाए हाथों हाथ। आप क्या चाहेंगे कि थोड़ा कम में मिले? अब पॉइंट है कि आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका फेयर प्राइसिंग क्या होना चाहिए, उसको हम कैसे डिसाइड कर सकते? तो देखो, समझना ध्यान से। आपको जो बॉन्ड मैं बेचूंगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा? सपोज करो कि 1000 का बॉन्ड है, 1000 रुपीज का ही मानते हैं, ठीक है ना, और ये आपको बोला कि कूपन पेमेंट ये आपको 5% करके देने के लिए रेडी है, और सपोज करो कि ये 5 साल का बॉन्ड। कितने साल का बॉन्ड है बताओ? 5 साल। तो 5% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा फिर से? 50 रुपए। आज मानो कि पॉइंट जीरो है, मतलब आज मेरे हाथ में बॉन्ड है, एक साल के बाद में इट विल गिव यू 50 रुपीज, 2 साल के अंत में फिर से 50 रुपए, 3 साल के अंत में फिर से 50 रुपए, 4 साल के अंत में फिर से 50 रुपए, 5 साल के अंत में फिर से 50 रुपए, प्लस जो भी उसका वैल्यू था कितना। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा पेमेंट फ्यूचर में अगर मैं अपना कागज आपको दे दूं तो ये सारा आपको मिलेगा, ठीक है। अब फेयर प्राइस इसका कैसे निकलना चाहिए, तो उसका आइडिया है कि देखो ये सारा पेमेंट आज आपके हाथ में आ रहा है कि फ्यूचर में आएगा। अब फ्यूचर में आएगा और इसको यदि प्रेजेंट वैल्यू में आई ट्राई टू कन्वर्ट, तो शुड दैट रिमेन इक्वल, कि कम हो जाना चाहिए कि बढ़ जाना चाहिए? पीछे खींच के लाओगे, टाइम अगर आप पीछे लाओगे तो वैल्यू कमेगा, और टाइम में अगर आगे जाओगे तो वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो पीछे आओगे तो वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो आज है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इन सारे पेमेंट का जो वो बॉन्ड हमको प्रॉमिस कर रहा है, जो बॉन्ड हमको क्या कर रहा है बताओ? प्रॉमिस कर रहा है, उन सारे प्रॉमिस पेमेंट का मैं आज के दिन का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इसका 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 इसका, और सबका प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग आए, और उन सारे प्रेजेंट वैल्यू का जो सम टोटल है, दैट शुड बी फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे। डू यू अग्री टू दैट फैक्ट? आया बात समझ? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशियंट, कि विल आई नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन? सोचो सोचो, आराम से सोचो, एक बढ़िया डिस्कशन करना अपने। ये जितना इंफॉर्मेशन मेरे आंखों के सामने है, इज इट सफिशिएंट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन पेमेंट्स, कि और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा? क्या प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे, तो आपको कोई रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा शायद, कोई रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग रेट मेंशन्ड है कहीं पे कि नहीं मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड है। आया बात समझ? उस डिस्काउंटिंग रेट को बोला जाता है, डिस्काउंटिंग रेट को बोला जाता है वाई टी एम। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट आपको चाहिए, ये तो आप रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से,
इनको जब आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो डिस्काउंट करना होगा सबके वैल्यू को। डिस्काउंट कौन से रेट से करोगे उसको बॉन्ड के चैप्टर में बोला जाएगा वाईटीएम। वाईटीएम का फुल फॉर्म है यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड मतलब YIELD, यील्ड टू मेच्योरिटी। क्या बोलना है बताओ? यील्ड टू मेच्योरिटी। दिस इज द लास्ट टर्म दैट यू नीड टू नो। उसके बाद में फिर आपको सारा समझ में आ जाए, चलेगा? जो ये बॉन्ड के ऊपर में लिखा हुआ उस कागज पे, इसको क्या बोलना है बताओ? बी फास्ट एंड लाउड एंड कॉन्फिडेंट एज वेल। फेस वैल्यू, जिस रेट से आपको बॉन्ड इशूअर इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कर रहा है वो क्या हो गया? कूपन रेट। कूपन जितना टाइम के लिए वो हो गया टेन्योर। इस रेट से जो ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो गया? कूपन पेमेंट। अब क्या है कि मैं बॉन्ड को सेल ऑफ करना चाहता हूं, इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, तो उस केस में जितना भी फ्यूचर का प्रॉमिस इंटरेस्ट का पेमेंट है एज वेल एज जो फ्यूचर में प्रॉमिस प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इन सारे पेमेंट्स का मेरे को क्या निकालना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आई विल हैव टू डिस्काउंट देम। डिस्काउंट का जो रेट होगा उसको इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? यील्ड टू मेच्योरिटी। क्या बोलेंगे फिर से बोलो? यील्ड टू मेच्योर। ठीक है? अब यील्ड टू मेच्योरिटी से इन सारे को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। डिस्काउंट रेट आप YTM वाला यूज करोगे तो उसके लिए सिंबल होगा आपका D। और फिर जो उनको सॉल्व करके जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट इज अ फेयर प्राइस। उसमें मुझे भी कोई लॉस नहीं हो रहा है और उसमें आप लोगों को भी कोई लॉस नहीं। इज द आइडिया ओके एंड क्लियर? पक्का? आप पढ़ो इसको। Bond valuation is the process of determining the fair price of a bond by calculating the present value of all the future cash flows. Cash flows मतलब यही जो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको मिलने वाला था, ये कैश फ्लो हो गया आपका। इन सबको आपको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, दैट बॉन्ड विल जनरेट। दिस फॉर्मूला विल हैव टू पार्ट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कूपन पेमेंट जो आपको मिलना चाहिए था। कूपन पेमेंट आप समझ गए ना? कौन है कूपन पेमेंट यहाँ पे बताओ? ये 50-50 रुपए जो ये कूपन पेमेंट, ठीक है ना? एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि लास्ट में प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा। ओके है यहां तक? फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? अच्छा, आगे देखना। सो बॉन्ड प्राइस या फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कूपन्स। कूपन्स नहीं मतलब कूपन पेमेंट होना चाहिए था, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फेस वैल्यू। इज दैट ओके? फिर जब इसको आप मैथमेटिकली वही जीपीयू पे लगा के कैलकुलेट करोगे सब चीज को, ये देखने में बहुत ही सुंदर ऐसा हो जाए। भाई नहीं, फॉर्मूला सुनो ध्यान से। P इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? अरे ये बहुत इजी है, आप बस मेरे साथ रहो। P मतलब क्या हो जाएगा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ये हो गया फेयर प्राइस। अब क्या हो गया बताओ? जोर से। फेयर प्राइस। C का मतलब हो गया कूपन पेमेंट जो आप ईयर ऑन ईयर रिसीव करने वाले। 1 - 1 + I टू द पावर -n। I आपके लिए फिर से हो जाएगा, यहां पर देखना, ये I जो है ये कूपन रेट से एसोसिएटेड, क्योंकि ये कूपन पेमेंट वाला बात है। तो ये अच्छा नहीं, गलत बोल रहा हूं सर, सॉरी। R जो है, ध्यान से सुनना, भाई भाई बोल के मुझे भी कंफ्यूज कर। C इज इक्वल्स टू, C का मतलब क्या बोला मैंने बताओ? कूपन पेमेंट। जोर से बोलो। अच्छा, कूपन पेमेंट कौन करेगा? बहुत लॉजिकल है ये चीज, मतलब इलॉजिकल नहीं है। कूपन पेमेंट कौन करेगा? आप जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं हम, और वो जो रेट हमको ऑफर करेगा उसको हम क्या बोलते थे बताओ? कूपन रेट। क्या बोलते थे उसको बताओ? कूपन रेट। तो ये कूपन रेट हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और इतना आपको ईयर ऑन ईयर आपको मिलता जाए। तो ये C हो गया आपका कौन सा? कूपन पेमेंट का वैल्यू। यहां तक ओके? और ये जो फॉर्मूला है ये आपको सारे कूपन पेमेंट का बता रहा है, बोलो। मतलब ये जो कंपोनेंट है आपके फॉर्मूला के अंदर में, ये आपको क्या बता रहा है? फिर से बोलो। सारे कूपन पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक ओके है? अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते समय आप क्या करोगे? डिस्काउंट करोगे उसको। डिस्काउंट करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया? कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को यूज करना? YTM। तो ये जो I है ना, ये I आएगा YTM से। कैसे आएगा बताओ? YTM से। तो I इज इक्वल्स टू, ये यहां लिखा हो, D डिवाइडेड बाय K इंटू 100, जहां पर D का मतलब क्या हो जाएगा? YTM। और K का सिग्निफिकेंस है कि साल भर में अगर एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो K 1 हो गया। एनुअली का सिस्टम अगर है, हाफ ईयरली वगैरह तो K क्या हो जाएगा? 2। क्वार्टरली में K क्या हो जाएगा? 4। मंथली में K क्या हो जाएगा? डेली में K क्या हो जाएगा? 365। तो वो तो K का सिग्निफिकेंस हमने पहले भी कर रखा है, अभी भी कर रहे हैं। यहाँ का भी K का मीनिंग वही रहेगा। फिर से मैं बोलूंगा, ये P का मतलब क्या हो गया? फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है? उसमें ये कौन सा कंपोनेंट है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कूपन पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द, अब एक कूपन पेमेंट को निकालने के लिए जो रेट आप यूज करोगे ये होगा कूपन रेट। ये कौन सा रेट होगा बताओ? कूपन रेट।
लेकिन डिस्काउंटिंग के लिए जो आप यूज करोगे ये वाला आई, ये तो डिस्काउंटिंग वाला हो गया ना, प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो इसमें इन्वॉल्व होगा ये आदमी जिसका नाम क्या बताओ, वाईटीएम। क्या नाम है बताओ, सारा चीज क्वेश्चन में दिया रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये फेस वैल्यू भी मिलने वाला था, प्रिंसिपल रिटर्न होता आपको, तो ये फेस वैल्यू का आपके लिए क्या हो गया बताओ, प्रेजेंट वैल्यू। ओके यहां तक पक्का। एक बार मैं सारा कहानी आपको दोबारा बताता हूं, यूएस गवर्नमेंट से ही सोचना है आप। यूएस गवर्नमेंट उसको क्या चाहिए बताओ, प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर क्वेश्चन काला अक्षर भैंस बराबर। यूएस गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा भी मत बोलो, कर्जा। क्या चाहिए बताओ, कर्जा। कर्जा पाने के लिए वो क्या इशू करेगा, बॉन्ड के कागज पे वो लिख के देगा कि $1000 का बॉन्ड है, 5% करके इंटरेस्ट देंगे, तो ये $1000 क्या हो गया, फेस वैल्यू। 5% करके इंटरेस्ट देंगे, ये क्या हो गया, कूपन रेट, ठीक है ना। फिर एक मान लो कि 5 साल का बॉन्ड है, हर साल मेरे पास में जो पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या बोलना है। एंड इस वाले इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि 1000 और 5% में वो कितना बनेगा, 5% ऑफ 1000 विच इज इक्वल्स टू $50। इज दैट ओके। और लास्ट में जब 5 साल पूरा हो जाएगा, ये कागज में यूएस गवर्नमेंट को वापस रिटर्न कर दूंगा, तो हमको क्या दे देगा बताओ, $1000। इज दैट ओके। अब ये वाला कागज मैंने खरीद तो लिया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा हमको, ये बेचना हमको किसी और, उसको मैं कौन से दाम पे बेचूं, ये कैसे डिसाइड होगा, फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड से डिसाइड होगा। फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या होना चाहिए, कि ये फ्यूचर में जितना पेमेंट प्रॉमिस करता है, उन सारे पेमेंट का आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और वही उसका सम टोटल अल्टीमेटली इसका क्या होना चाहिए बताओ, फेयर प्राइस। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमको जो फ्यूचर कैश फ्लो है या फ्यूचर पेमेंट्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड के डिस्काउंट। जोर से बोलो, यूएस गवर्नमेंट जिस रेट से हमको इंटरेस्ट देगा वो हो गया हमारा कूपन रेट, आर। वो क्या हो गया हमारा आर, वो हमको क्या चीज में हेल्प करेगा, कूपन पेमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जब मैं फेयर प्राइस निकालूंगा, तो ये सारे कूपन पेमेंट का हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, डिस्काउंट करके। डिस्काउंट कौन से रेट से करोगे, उसका नाम क्या है, वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योर। इज दैट ओके। फिर मेरे फॉर्मूला के अंदर में कितना कंपोनेंट होना चाहिए, दो। पहला कंपोनेंट सारे कूपन पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा कंपोनेंट प्रिंसिपल का प्रेजेंट वैल्यू। सारे कूपन पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहां से देख के पढ़ लो, सी इंटू 1 - 1 + I होल टू द पावर -n अपॉन I, और प्रिंसिपल के रिपेमेंट का f इंटू 1 + I होल टू द पावर -n, ये f डिवाइडेड बाय 1 + I होल टू द पावर n भी सोच सकते। अच्छा, इसमें एक बात है कि इफ अ बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट का और कहानी बचाओ। जो कागज हमको मिलेगा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो कागज आपको बोलेगा कि भाई ठीक है, इसमें 1000 लिखा हुआ है, जिस दिन आप कागज रिटर्न करिए हम आपको 1000 ही देंगे। कुछ कुछ लोग लेकिन मन लुभावन ऑफर देने के लिए आपको ऐसा भी बोल सकता है कि आज ले जाओ, 5 साल इंटरेस्ट एंजॉय करो, जिस दिन कागज वापस करोगे 1000 की जगह $1200 ले जाओ, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी बोल सकता है कि आज ना वो 5% दे रहे, तुम हमसे 7% ले लो, लेकिन कागज जिस दिन तुम घुमाएगा हम तुमको 800 देगा, भले उस पर लिखा हुआ 1000। ऐसा भी हो सकता है, बात समझ। और ऐसा भी हो सकता है कि 1000 है, कागज घुमाना 1000 ले जाओ। तो अगर 1000 का 1000 मिलेगा लास्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार। और उस टाइम पर ये जो है, इसको हम कितना रखेंगे, 1000 ही रखेंगे। लेकिन इनकेस अगर मैं बोलूं कि बॉन्ड को मैं रिडीम करूंगा, 1000 तो मैंने फेस वैल्यू दिया था, रिडीम लेकिन 1200 में हो, तो इस फॉर्मूले में ये 1200 जाएगा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है तो ये चीज। और सपोज करो कि रिडेम्पशन अगर मान लो कि 800 में ही होने का बात है, तो ये आदमी 800 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको फाइनल जो मेच्योरिटी वैल्यू रिपेमेंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। तो मेच्योरिटी अगर आपको बोल दे कि भाई 1000 का फेस वैल्यू था, लेकिन 1200 देंगे आपको मेच्योरिटी पे, तो 1200 का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा यहाँ। और अगर मैं बोलूं कि भले ही 1000 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड हो, लेकिन मेच्योरिटी हमको 800 में कराना है, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा बताओ, 800। इस चीज का थोड़ा केयर लेना आप क्वेश्चन। इफ द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, देन मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल रिपेमेंट इट विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू। इफ द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, तो उस टाइम पर हो सकता है कि 1000 का 1200 हो। इफ इट इज रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट, तब हो सकता है कि बॉन्ड का 800 हो। और वो 800, 1000, 1200 जो भी होना है, वो बस इस पार्ट को इफेक्ट करेगा, कूपन पेमेंट को इट विल नॉट इफेक्ट। यहां तक ओके है सब कुछ, पक्का। सारे कंपोनेंट्स का थोड़ा सा बताना। पी क्या है फिर से बोलो, फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सी क्या है, कूपन पेमेंट। वो कैसे मिलेगा, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट डिवाइडेड बाय के इंटू 100, ठीक है। 1 - 1 + I होल टू द पावर -n। आई कौन होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट मिलने वाला पैसा के जाने वाला पैसा, जाने वाला डिस्काउंट रेट है ना ये,
इंटरेस्ट रेट थोड़ी है, क्या है, डिस्काउंट रेट है। इसको क्या बोलना है हमको हमारे चैप्टर में, YTM। क्या बोलना है बताओ, YTM। एंड आई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, YTM डिवाइडेड बाई के इंटू 100। बाकी तो फॉर्मूला का फॉर्मेट डील्ड है, ठीक है। एक और खास बात, कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ बॉन्ड्स इस तरह से भी इशू किया जाता है जिसमें कूपन पेमेंट विल नॉट बी इन्वॉल्व, सिर्फ फाइनल वैल्यू ही होगा। बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो देखो, जैसे अपनी कंट्री का मैं बात करता हूँ अभी इस चीज में, तो हमारे आसपास बहुत सारा गरीब कंट्री लोग हैं। एक को हम बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं और एक हमसे बहुत अमीर। किसको हम देखना नहीं चाहते हैं बताओ? और कौन हमसे बहुत अमीर है जो कभी पैसा मांगेगा ही नहीं हमसे? चाइना। बाकी सब लोग गरीब हैं और वो हमारे तरफ क्या कि उम्मीद की नजरों से देख। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉलडीव्स, भूटान, नेपाल, ये लोग है ना। अब इन लोगों को हम लोग ऑफर करते हैं एक चीज, उसका नाम है लाइन ऑफ क्रेडिट। अगर मान लो कि कभी पढ़ा वढ़ा हो, कहीं कुछ सुना होना हो, सुना है इसको, नहीं सुना है? ये आप समझो कि बॉन्ड ही होता है एक टाइप से। मतलब ऐसा तो डिटेल में इसका भी फिर बहुत फॉर्मेट है ऐसा वैसा, लेकिन आप समझो कि ये हम मदद के लिए दे रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। मॉलडीव्स का बहुत बार ऐसा होता है कि पीने का पानी खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत होशियार बनते रहता है वो लोग कि वी डोंट लव इंडिया, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट। इन जब भी जरूरत पड़ता है तो घूम के ही यहाँ। भूटान को ऑलमोस्ट इन मेनी एस्पेक्ट्स वी हेल्प। अच्छा, उससे हमारा भी अपना कंसर्न है, हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर पीसफुल सिक्योर्ड रहे, कोई टेंशन ना हो। और उसको जब मानो कि ज्यादा जरूरत पड़ेगा, किसी और से जाके पैसा ले लिया, फिर वहां पे वो एंगल है कि वो आके मिलिट्री स्टैब्लिश कर लेगा, ऐसा वैसा। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई पैसा ले जाओ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मत देना। मतलब कोई कूपन पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है उसमें। बस जब 5 साल 10 साल के बाद में पैसा अगर हो तो वापस कर। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, बांग्लादेश बहुत होशियार बना। बोले कि इंडिया ऐसा वैसा, बोले कि हटाओ इसको, मार दो, और बहुत मतलब एक क्राइसिस हो गया था एक तरीके से। अडानी का उसमें अराउंड 800 मिलियन रुपीज फंसा हो, अभी भी फंसा हो। जस्ट उनके इंडस्ट्री को उठाने के लिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी, अडानी उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी पेंडिंग। वो लोग वो पैसा नहीं दिया, लेकिन होशियारी पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल। आया बात समझ? तो उस टाइप का अगर आप हेल्प के लिए ये सब पैसा देते हो, जैसे नेपाल में कुछ साल पहले जो वो अर्थक्वेक आया था एकदम नेक्स्ट ग्रैंड लेवल, और पूरा सब कुछ तबाह हो गया। उस टाइम पर फिर मानो कि ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। ऐसा भी एक मतलब आप समझो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि जिसमें नो कूपन पेमेंट, नो इंटरेस्ट विल बी इन्वॉल्व। इट इज जस्ट दैट कि कुछ पीरियड के लिए वो रहेगा, एंड आफ्टर दैट आपको लास्ट में क्या मिलेगा, अपना प्रिंसिपल रिटर्न मिलता है। आया बात समझ? तो उस टाइप के कूपन पेमेंट का फेयर प्राइस आज क्या होना चाहिए, उसमें जो ये वाला फैक्टर है आपका, ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, गायब। ये कूपन पेमेंट है ही नहीं उसमें इन्वॉल्व। उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताओ? एंड इट इज वेरी सिंपल, आपको कुछ कंफ्यूज इसमें होना ही नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि ये वाला पार्ट उसमें क्या होगा, नहीं आएगा जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। तो उसमें सिर्फ क्या आएगा आपके, एफ मतलब मेच्योरिटी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, और ये एफ अपॉन 1 + i होल टू द पावर n इज सेम एज दिस। क्लियर मेरे ख्याल में आप? ओके। सो यहां पर आके जो है वो सारा का सारा समझो कि कहानी हो गया खत्म। कोई पार्ट रिपीट करना है कि हो जाए? पक्का? एक बार यदि मान लो कि सच में रिलेट कर पाए हो, जस्ट मेरे को फॉर्मूला बता दो तो क्या। हाँ, पहले तो एफ इंटू आर बाई के इंटू 100, ये कौन? सी। सी मतलब कूपन पेमेंट। बढ़िया, आजकल तो लोग सी को क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन ठीक है, आप लोग कूपन पेमेंट ही सोच। पी इज इक्वल्स टू क्या? फिर से सी बोल दिया, ठीक है। आगे 1 - 1 + i⁻n आई प्लस इंटू 1 + i⁻, सॉर्टेड। समझ आ रहा है? पी कौन? फेयर प्राइस। सी कौन? कूपन पेमेंट। आई कौन? ये डिस्काउंट रेट या वाईटी, डिस्काउंट रेट या फिर वाईटीएम। सो डी अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? के इंटू 100। और एन का मतलब क्या? सेम, के इंटू टी। के इंटू टी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, के इंटू टी। चलेगा? क्लियर मेरे ख्याल में पूरा। और वापस से क्वेश्चन के अंदर में जैसे मानो कि आपको सिंकिंग फंड वगैरह में मिलता था, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, आप उसको वहां से कॉपी करो, डालो, सॉल्व करो, आंसर डन। एक सवाल मेरे ख्याल में कर लो, बाकी अपन अगले क्लास देख लेंगे। मैं इसका पीडीएफ ऐसे ही देने का ट्राई करूंगा, पढ़ लेना। अभी कहानी लिखाऊंगा तो 3 पेज लिखाते ही रहूंगा, क्या मतलब। आप लोग इतने होशियार हैं, याद तो रहेगा ही आप लोग।
और नहीं याद रहा तो इस बार चिल्ड्रन डे पे एक एक बजाज आलमंड का बॉटल में सबको दे दो, छोटा वाला, रोज एक एक चम्मच पीना। धैर्य, जल्दी जल्दी पढ़ो। करें, बात करें। अ बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन हाउ मेनी इयर्स, ओके, हैज अ कूपन रेट ऑफ इतना, तो ये कौन? आर। आगे, एंड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ इतना, ये कौन? कैपिटल एफ। ठीक है। फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द यील्ड टू मेच्योरिटी इज 8%, ये कौन? डिस्काउंट रेट, डी। डी आई में चेंज करेंगे हम लोग। ओके यार, एक बार ना मैपिंग करो तो वैल्यूज का। एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 10,000। फिर आर इक्वल टू कितना हो गया? एक बार आप लोग देखो, बोर्ड पे देखो, मेरे साथ रहो। फिर डी इक्वल टू कितना हो गया? 8%। उसके बाद में कुछ बोला ईयरली ऐसे वैसे, तो फिर के इक्वल्स टू 1 मान गया, कुछ नहीं बोला है। चलेगा यहाँ। और आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए? एन चाहिए होगा और आई चाहिए होगा। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा बोलो? 8 बाई, मैं इसका भी टेक्निक समझा देता हूँ फिर से एक बार। 8/10, और बाकी इसमें तो क्या टेक्निक समझाना, 0.0। बाकी एक बार देखो यहाँ पे, ये अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर आए, ये अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, मानो कि ये डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 आ गया, भाई इसको देख, यही होगा वो, होना ही पड़ेगा। चलेगा। नेक्स्ट, एन इक्वल्स टू वट? के इंटू टी का लॉजिक था, 1 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? 5, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5। चलेगा यहाँ तक? आ रहे उस पर आ रहे हैं, ये एन समझ में आ गया आप लोग? और ये जो 5 है ये भी इसके साथ में मैच करना चाहिए। ठीक है, नहीं मैच कर रहा है मतलब गड़बड़। और क्या चाहिए हमको फॉर्मुला अप्लाई करने के लिए? सी। सी वॉज इक्वल्स टू एफ इंटू आर बाई के इंटू 100। वैल्यूज डालो, एफ का वैल्यू कितना? 10,000 इंटू आर का वैल्यू कितना? 10, के 1, और इंटू कितना? 100। मेरे ख्याल में 0 0 कौन, कितना आ गया बताओ? 1,000 रुपए। चलेगा? डन मेरे ख्याल में। अब लिखो, P इज इक्वल्स टू C इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस F इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन। C का वैल्यू 1000, 1 माइनस 1.08 टू द पावर -5 अपॉन 0.08 प्लस फेस वैल्यू 10,000 था शायद, इंटू 1.08 टू द पावर माइनस। देखो तो ये वैल्यू पुटिंग क्लियर है, ये ठीक है ना? यहां तक वैल्यू दिया हुआ अपने को 0.6808, तो दिस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 माइनस 0.6808 अपॉन में 0.08 और प्लस में 10,000 इंटू 0 पॉइंट कितना बताओ? 680। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो। तो 1000 इंटू ये कितना आ जाएगा? माइनस करना है, पावर माइनस था, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। इसके -5 के पावर का ये दिया हुआ है। हाँ, ये डिफरेंस कितना आएगा? 3,272 क्या? 0.3272, सही कह रहा हूँ क्या? अच्छा सॉरी, 3192 क्या कर, 3192 अपॉन में कितना? 0.08, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6808। जिसको करो सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये करके बताओ क्या आ रहा है? ये पार्ट कितना आ रहा है? 1000 इंटू क्या? 39.399। हाँ, 0.399। अच्छा, 3.9।
और वहां पे 6808। अभी ये हो जाएगा आपका 3990 और प्लस 6808 और दोनों को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 1079.1 में तो कुछ है नहीं अपना। ठीक है चलो, यही आंसर है। ठीक है, बाकी अगले क्लास देख